हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग लेने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम ये कोई नया टर्म आ गया, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या होता है, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखने वाले हैं, और उसके बाद इसका 3-4 एग्जाम्पल करके और उसको अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इसको शॉर्टकट में RBD भी बोला जाता है और इसको बहुत सारे लोग रोटेशनल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, नाम अलग अलग हो सकता है पर काम सबका एक ही है, ठीक है। तो हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो चलिए वो भी हेडिंग डाल लेते हैं। तो अब देखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है आखिर ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता क्या है, क्योंकि कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में अगर हम समझ लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में थोड़ी आसान हो जाएगी। तो चलिए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम जो इसमें टर्म आया है कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ये आखिर क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, खाली स्पेस, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में खाली है। मान लीजिए इसका ये लेंथ L है और इसका ये विड्थ जो है वो W गिवन है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब इसको हम छोटे छोटे मास से फिल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से DM, ये कोई एक छोटा DM मास का, जिसका ये DL है और ये DW है, लेंथ DL है और विड्थ जो है DW है, ठीक। हमने क्या किया, इसको यहाँ से लाया और इसमें रख दिया, इस तरह से यहाँ पे रख दिया। अब एक ही, अभी तो एक लाया ना, इसी तरह हम बहुत सारे लाते गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हमारा खाली जगह था वो पूरी तरह से ये छोटे छोटे मास से मिलके क्या होगा, भर चुका होगा। तो ऐसे हम करेंगे, ये पूरी तरह से कंप्लीटली फिल हो चुका होगा, तो ऐसा शो कर देते हैं। अब बीच में खाली जगह नहीं है। तो अब ये देखिए, इसका लेंथ कितना था, DL, यही DL मिलके तो ये L बना होगा। ये यहाँ से ये DL हो गया, फिर DL, इस तरह से ऐड होते होते ये तो L हो गया। फिर इस वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो ये DW था, देखिए यहाँ पे DW, तो DW मिलके कितना बन गया होगा, W, बहुत सारे DW मिलके W बन गया होगा। तो यहाँ से ये क्या समझ में आया कि छोटे छोटे मास को हमने लाया, इसमें फिल किया तो ये मास बना। अब यही ध्यान देने वाली बात है। इसका पहले देखिए, ये कंटिन्यूअस मास है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, कंटिन्यूअसली ये DM मास को लाते गए। तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मास को ला रहे हैं। और बहुत सारे मास को जब एक साथ रख दिए तो ये कह सकते हैं कि ये मास का एक सिस्टम हो गया। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम इसी को बोल दिए। जिस तरह से देखिए ना, मान लीजिए ये M1 है, एक पॉइंट मास है M2 और एक पॉइंट मास है M3, ठीक है, ये M3 है। अभी अगर तीनों को एक साथ रख दे, इस तरह से एक साथ रख दे, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो है वो सिस्टम ऑफ पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास का सिस्टम है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब चलिए यहाँ से नहीं तो एक चीज़ और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रॉड है, क्या है, रॉड, ठीक है। ये रॉड है जिसका मास और लेंथ दोनों गिवन है, M और L, मास M है और लेंथ L है, ये गिवन है। अब यहाँ से समझिए ये कैसे बना होगा, ये जो लेंथ रॉड बना है वो आखिर बना कैसे होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें से एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, जिस तरह से यहाँ पे DM मास का निकाला था, तो ये DM मास है। अब देखिए इस रॉड का लेंथ कितना L, तो इसका भी कुछ थिकनेस होगा, तो मान लेते हैं DS एक छोटा सा एलिमेंट है, इसका मास कितना है DM। तो इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे DM मास मिलके इस तरह से अगर कंबाइंड करें और इसको अगर इस तरह से मिला दें तो ये हम कह सकते हैं कि ये रॉड की तरह ही बन रहा है। तो क्या किए, कंटिन्यूसली छोटे छोटे मास को क्या किए, एक साथ ग्रुप सिस्टम में लाए हैं, एक साथ ऐड किए हैं और सिस्टम बना दिए, तो उसी के ये रॉड बन गया। तो उसी को हम लोग बोल दिए कंटिन्यूअस मास सिस्टम। यानी पॉइंट मास को अगर छोड़ दे तो जितने भी मासेज आएंगे सभी कंटिन्यूअस मास सिस्टम में आप ले सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट मास में ना लेंथ होता है ना विड्थ, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आप कुछ भी, आप डिस्क ले, रिंग ले या सॉलिड हॉल किसी टाइप का स्फीयर ले ले, उस सबको आप कंटिन्यूअस मास सिस्टम की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कंटिन्यूअस मास सिस्टम तो समझ में आ गया क्या होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर पॉइंट मास है जो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², जहाँ पे r जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था, ठीक है।
तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझते हैं कि आखिर ये कंटिन्यूस मास सिस्टम की केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा। तो चलिए वो जो आता है इसको हम लोग जिस तरह से पॉइंट मास के केस में याद रखा था I = mr², उसी तरह ये कंटिन्यूस मास के केस में एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी जितने भी शेप हम पढ़ेंगे इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। तो इसका जो देखिए पॉइंट मास, जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला है कि क्या किए हैं, एक छोटे से पॉइंट मास को ही तो लाया है। इसको जब फील किए थे तो क्या किए थे, एक ये पॉइंट मास ही तो था DM, एक छोटा सा मास ही, छोटा एलिमेंट ही तो है। तो इस अगर छोटे का केवल बात करें तो एक पॉइंट मास का mr² होता है, तो ये मास कितना था DM। मान लीजिए वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, अब वो किस तरह से है अभी हम लोग समझेंगे। ये एक मास का हुआ, इसी तरह हम लोग बहुत सारे मास लाए हैं, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या रिजल्ट यहाँ से आया कि कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, इंटीग्रल DM × r²। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये जैसे ही हमारा पॉइंट मास के केस में जैसे ही सुनते थे पॉइंट मास तो सुनते ही mr² आता था माइंड में, उसी तरह जब भी कंटिन्यूस मास सिस्टम आए तो माइंड में ये आना चाहिए इंटीग्रल DM × r², ठीक है। अब चलिए इसका अप्लाई करके देखते हैं कि आप आखिर इस किस तरह से अप्लाई होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। रॉड का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। रॉड किस तरह का है, यूनिफॉर्म है। अब देखिए यूनिफॉर्म यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और थर्ड पॉइंट ये भी तो था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा तो उस केस में किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आ जाएगा। अगर वो कोई अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसका किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म की बात करने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड करेंगे यूनिफॉर्म रॉड अगर होगा तो ये मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो किसी रॉड के एक एंड से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, रॉड के एक एंड से। ये रॉड है, इसका मास m, लेंथ l है, ठीक है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस रॉड के कहाँ से पास हो रहा है, किसी एक एंड से, यहाँ से भी पास हो सकता था, पास हो रहा है, या फिर इस एंड से भी पास हो सकता है, दोनों तरफ से बात बराबर है ना। यानी इतना याद रखना है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस रॉड के किसी एक एंड से पास हो रहा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर भी डिपेंड करता है। इसको कंटिन्यूस मास सिस्टम बोल सकते हैं, अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिस तरह से ऐसा कह सकते हैं बहुत सारे पॉइंट मिलकर एक लाइन बना देता है, उसी तरह अभी जो डिस्कस किया था कंटिन्यूस मास सिस्टम भी तो वैसे ही बनता है। बहुत सारे DM, छोटे छोटे DM मास के एलिमेंट आपस में जुड़ के इस तरह से, और ये रॉड बना दिया, देखिए ध्यान से, यही तो है, इस तरह का दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था I = इंटीग्रल DM × r², वो छोटा एक एलिमेंट का ही तो लिखा था जो इंटीग्रल फॉर्म में था, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इस तरह से DM एलिमेंट जिससे ये मिलके बना था जिस तरह के एलिमेंट से, वही छोटा सा एक एलिमेंट को कंसीडर करते हैं और इसको भी ले लेते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है वो कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, ध्यान में आ रहा है, x डिस्टेंस पे। अब ये ध्यान दें तो ये जो हमने लिया है DM मास का वो एक छोटा सा मास ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट मास वाला फॉर्मूला जो अभी लिखा था I = इंटीग्रल DM × r², उसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, I = इंटीग्रल DM × r²। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो DM पता होना चाहिए, एक R पता होना चाहिए। तो DM कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए वो तो सिंपल है, बच्चों वाली है ना, कि L लेंथ में कितना मास, M मास, तो यूनिट लेंथ में m/l मास। तो इसका छोटे वाले एलिमेंट जो लिए हैं उसका थिकनेस, उसका कुछ थिकनेस होगा ना, तो चलिए इसका थिकनेस जो है वो भी ले लेते हैं, dx है, ठीक। ये छोटे वाले एलिमेंट का थिकनेस कितना है, dx है। तो dx थिकनेस में कितना, ये dx में कितना हो जाएगा, मास m/l × dx, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया कैसे ये dx थिकनेस में कितना मास आया, m/l × dx। तो हमारा DM जो है वो dx थिकनेस का ही तो मास है, तो DM कितना हो गया, m/l × dx, m/l × dx। यहाँ तक DM फाइंड हो गया। अब DM पता चल गया, अब R फाइंड करना है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था R क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना है कि ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी यहाँ जो स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, वही r है। तो ये देखिए, ये ध्यान देंगे, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ r की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से देखिए, ये x ही तो है जो कि x डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो r की वैल्यू x के इक्वल हो गई। ठीक है, अब इतना चीज़ तो पता चल गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला आया है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद उसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो i इज इक्वल्स टू डी एम, यहाँ जो डी एम है इसके जगह m बाई एल इंटू डी एक्स पुट करेंगे। इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन ही रहेगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए r के, देखिए r की जगह क्या पुट करेंगे, x, तो r की जगह हम लोग x पुट किए, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए m बाई एल जो है ये कांस्टेंट है, और ये तो मैथमेटिकल टूल्स बहुत स्टार्टिंग की बात होती है, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन आराम से बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो m बाई एल बाहर इंटू अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब ये इंटीग्रेशन है, जब इंटीग्रेशन है तो यहाँ लिमिट तो होगा ही ना, इंटीग्रेशन है तो लिमिट होगा, और लिमिट का क्या मतलब होता है कि ये x जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए ये छोटा सा एलिमेंट अगर इस कॉर्नर पे लेते, छोटा सा एलिमेंट अगर इसी कॉर्नर पे ले लेते, तो हम कह सकते हैं ये जो छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही होता, और जब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही होता तो r की वैल्यू कितनी हो जाती, 0, क्योंकि r हमारा ये छोटे एलिमेंट का ही तो डिस्टेंस था कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो इस केस में 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी को, छोटे एलिमेंट जो हमने बीच में लिया, इसी को अगर यहाँ इस कॉर्नर पे लेते, इस एंड पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इस एंड पे है, तो ये छोटा एलिमेंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतने ही डिस्टेंस पे है जितना इस रॉड का लेंथ है, वो कितना है, l। तो x कहाँ से कहाँ गया, ये x ही तो है जो कि 0 से लेके ये l तक गया, तो 0 से l तक इस तरह से हो गया। अब इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक पावर इंक्रीज करेंगे, फिर टोटल जो पावर होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स क्यूब बाई 3, और फिर लिमिट 0 से l पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l बाई ये करना है, और अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, x की जगह l पुट करेंगे 3, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब अपॉन 3 0 ही होता है, यहाँ ये आ गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे फर्दर, अगर इसको सोल्व करें तो एम एल क्यूब बाई 3l इस तरह का कुछ आया, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एम एल स्क्वायर बाई 3 आया। ठीक है, आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3, तो चलिए i इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, एम एल स्क्वायर बाई 3, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको आप क्या करें, इसको आप याद रख सकते हैं। याद क्या, सीधा ये रखना है कि i इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 3 रॉड का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, ऐसे याद नहीं रखेंगे। ये तो याद रखना ही है कि i एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या याद रखना, कि ये किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है ना। तो ये किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी रॉड के एक एंड से पास हो, यानी मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड है, तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये उंगली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड है, तो ये इस तरह से रखा हुआ है, देखिए इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से जब रखा हुआ, ये क्या होगा, इस एक्सिस इसके अबाउट इस तरह से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा, इस तरह से रोटेशन करेगा, तो ये रॉड है। तो जब रॉड के किसी एक एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखें, उसके साथ ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सीधा डिपेंड करता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि किसी रॉड के अगर किसी एक एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, ठीक है। और यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि ये जो हम i इज इक्वल्स टू जो कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर लिखा था फॉर्मूला, उसका यूज कैसे किया जाता है, यहाँ तक ये भी क्लियर है, ठीक है। अब चलिए इसी पे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया है। अब देखिए, उससे एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग इसमें जो i आया है उसमें एक पॉइंट और समझ लेते हैं। i इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 3, ये कब आया था, जब कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो, बोलिए भाई, कहाँ से पास हो, किसी रॉड के
किसी एक एंड से जिसका मास m और लेंथ l है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/3। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये l क्या लिए है, तो भैया l तो सीधा देखने में लग रहा है, इसमें सोचना क्या है, इस रॉड का जो लेंथ होगा वो l ले लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से पॉइंट मास में, जिस तरह से अगर मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट मास था, तो ये पॉइंट मास के केस में जो I होता था वो mr² होता था। तो देखिए ये r होता था यहाँ से कि कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो क्या ये सिंपल r होता था, नहीं, ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि ये पॉइंट मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मान लीजिए यही r अगर हमें ये गिवन होता, ये r ना दे के हमें ये बता दिया होता कि ये r है, तो क्या फिर भी यहाँ r की जगह ये पुट कर देते, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ एंगल पे होता, इसका फिर कंपोनेंट ये डिस्टेंस जो आता वो यहाँ r की जगह पुट होता, ठीक है। तो वही यही चीज़ यहाँ पे भी ध्यान देंगे, ये l जो है यहाँ पे भी परपेंडिकुलर वाली बात ध्यान रखेंगे। तो परपेंडिकुलर वाली ध्यान कैसे रखेंगे याद, तो देखिए ऐसा समझिए इस रॉड का एक एंड ये है, ये फर्स्ट एंड ये हुआ और इसका सेकेंड एंड ये हुआ, तो ये L जो है वो दूसरे एंड का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ध्यान से देखिए यहाँ पे रॉड क्या है, ये रॉड है, ये रॉड क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ही तो है, ये तो परपेंडिकुलर ही था, इसीलिए इस रॉड का जो लेंथ है वही R के इक्वल, यहाँ पे L के इक्वल आ गया था। जो इस रॉड का लेंथ था वही L यहाँ पुट हो गया था। लेकिन मान लीजिए अगर ये रॉड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर ना होकर कुछ एंगल पे होता तो क्या होता, फिर भी L ही लेते, नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पे L क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड ऑफ रॉड, ठीक है। यानी रॉड का जो सेकेंड एंड है जिससे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं हो रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है। परपेंडिकुलर टर्म पे खास याद रखेंगे हर एक मोमेंट, पॉइंट के केस हो या फिर इस केस में, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के किसी एक एंड से पास हो, ठीक है। अगर एंड से पास नहीं हो रहा है तो फिर हम लोगों को वही इंटीग्रल I = dm/r² वाले फार्मूला से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब आप समझते हैं कि अगर रॉड परपेंडिकुलर नहीं हो तो किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। यहाँ से हम लोग का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ पे एक रॉड है जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस तरह से है, ये रॉड जो है वो इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगा हुआ है, जो ये एंगल, ये मान लीजिए ये थीटा है, और इस रॉड का मास m और लेंथ l है, ये गिवन है। अब हमको फाइंड करना है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होगा। तो क्या हम यहाँ पे I = ml² लिख दें, ये सही होगा। तो देखिए अब हमने क्या देखा कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस रॉड के एक एंड से पास हो रहा है। जैसे ही एंड से पास हो रहा है तो यहाँ तो क्लियर है कि जो I होगा वो ml²/3 इसी तरह का कुछ फॉर्म में बनने वाला है, ठीक है। अब क्या L की जगह, ये सिंपल यही आंसर हो जाएगा कि एक एंड से पास हो रहा है तो ml²/3 हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमने क्या देखा था, जो यहाँ L होता है वो रॉड का दूसरे एंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी इस एंड से अगर पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसको नाम फर्स्ट दिए थे, और ये दूसरा एंड हो गया हमारा सेकेंड, यानी ये दूसरा एंड जो है रॉड का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ L की जगह क्या पुट होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि ये L सीधा पुट कर देना है ना। तो ये ध्यान देंगे। तो ये देखिए ये L है तो ये L cos थीटा, ये L sin थीटा हो जाएगा। आप साइन cos से देख सकते हैं खुद भी, ये L sin थीटा होगा। तो यहाँ पे I की जो फॉर्मूला था ml²/3, वहाँ पे क्या चेंज होगा, L की जगह क्या आ जाएगा, L sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है। एग्जाम में ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि लगता है कि यार एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस रॉड के एक एंड से पास हो रहे, तो मुझे पता ही है ml²/3, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत ये मिस्टेक हो जाती है। तो इस पर ध्यान रखेंगे। ये क्या था, L जो था वो रॉड के दूसरे एंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। इसको
आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर से भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ सकता है। इसीलिए उससे बेटर है कि आप यही याद रखें कि एल जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दूसरे एंड का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भैया, तो देखिए फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी, रोटेशनल मोशन चल रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना कंपलसरी है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब यहाँ पे रॉड क्या है, ना परपेंडिकुलर है ना इंक्लाइन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस तरह से पैरेलल दे दिया। ये रॉड क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल। अब मान लीजिए ये m और इसका लेंथ l है, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से d डिस्टेंस पे है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये रॉड के किसी एक एंड से तो पास नहीं हो रहा है ना, किसी भी एंड से नहीं पास हो रहा है, तो हम लोग ml² नहीं सोचेंगे, क्योंकि ml² 3 हमारा केवल तब वैलिड था जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के किसी एक एंड से पास होता था। तो यहाँ पे सिंपल वही करेंगे जो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आई करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बताइए सॉल्यूशन। तो चलिए आप लोग सोल्व कर सकते हैं वही जो हम लोगों ने इनिशियली जो देखा था, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर। वो हमारा बेस पॉइंट है, वो अगर कहीं से सोल्व नहीं हो रहा है तो वहाँ से सोल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, यानी कि वहीं से सोल्व आपको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल, फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था तो वही बेसिक, ये रॉड जो बना होगा वो किस तरह से डी एम छोटे छोटे मास से मिलकर बना होगा। तो हमने यहाँ से गया, इसका मास कितना है dm, इसका थिकनेस कितना है dx, ठीक है। अब देखिए जिसका यूज होगा करेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे, ऐसा हमने मान लिया। अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी अगर मास ले, कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो वो यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से d डिस्टेंस पे ही होगा। जितने भी dm मास होगा इस रॉड पे वो सभी के सभी d डिस्टेंस पे है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले में हम लोग यूज़ करके। I इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या फार्मूला था, इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में अगर हम r की बात करें तो r क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पर कोई भी हम अगर छोटा एलिमेंट लेते हैं तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से d डिस्टेंस पे ही है, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई, d। अब d तो कांस्टेंट हो गया ना, अब केवल चेंज क्या हो रहा है, मास। तो मास पे हम लोग एक ही चेंज है ना यहाँ पे, तो एक ही अगर वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। इसलिए मास को हम लोग dm के केस में ही रहने देंगे ऐसे ही, और dm को dm रखते हैं और r की जगह क्या करते हैं, d को पुट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए d कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मास है तो मास कहाँ से कहाँ, कम से कम कितना मास हो सकता है, मास हो ही ना, 0 हो सकता है। और मैक्सिमम कितना मास हो सकता है, जितना इस रॉड का मास हो। तो रॉड का मास कितना था, m हो गया, बिल्कुल सही बात। अब I देखिए, I जो है वो क्या हो गया, m d²। यहाँ से समझ में आया, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर कोई रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है, m इंटू d², जहाँ पे d जो है वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रॉड का डिस्टेंस है। क्लियर है। अब चलिए इससे अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये सब एग्जांपल हैं। अब चलिए ये 2 एग्जांपल हम लोगों ने अभी समझा है, अब थर्ड एग्जांपल की बात करें तो उसके अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा आसान है पर कंसेप्चुअल बोल सकते हैं। ये मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक रॉड है। जिस तरह से पॉइंट मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रख दिया था, उसी तरह इस बार क्या किया हमने, रॉड को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इस तरह से रख दिया, जिसका मास m और लेंथ l है। अब इस केस में मुझे I फाइंड करना है, बोलिए कैसे फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। तो इसमें सिंपल हम लोग क्या करेंगे, I का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अब कोई स्टैंडर्ड केस तो है नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड से पास हो, ऐसा नहीं है। तो सिंपल जब कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है तो हम dm इंटू आर स्क्वायर यहाँ से मूव करेंगे। अब देखिए r की अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये इस पर कोई भी एलिमेंट अगर हम छोटा सा इस तरह से ले dm मास का, ठीक है, और dx थिकनेस का, तो ये सभी बोल सकते हैं जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना हो गया, 0। जब r ही 0 हो गया तो इस केस में I कितना हो गया, 0, ठीक है। ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो चलिए अभी तक जो भी हम 3 एग्जाम्पल देखे हैं, तीनों को हम एक साथ कंबाइंड करते हैं, फिर देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ठीक है। फिर मजा आएगा कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से हम लोगों ने एक साथ जितने भी 3 क्वेश्चन किए उसको एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तीन सिस्टम, अभी 3 रॉड का फाइंड आउट किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में।
तो हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल में क्या करते हैं, तीनों रॉड को एक साथ ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहला रॉड इस तरह से हमने रखा, दूसरा रॉड को क्या किया, कुछ कम्बिनेशन बनाते हैं यार, चलो कुछ कम्बिनेशन। दूसरा रॉड को क्या किया, इस तरह से ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इस तरह से। और तीसरा रॉड को क्या किया, कुछ इस तरह से रख दिया, यानी एच को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, है ना। तो ये हो सकता है, इधर से देखेंगे तो क्या है, ये एच की तरह है, ये इस तरह से। अब देखिए सबका मान लेते हैं, इसका मास ml, मास अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं सबका सेम ही ले लेते हैं, मास m क्या फ़र्क पड़ता है ना, तो मास m। अब सिस्टम तो चलिए हमने तीनों रॉड को कंबाइन करके बना दिया। अब हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आखिर पास कहाँ से हो रहा है, क्योंकि जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता नहीं चलेगा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इस रॉड के बीचों बीच, यानी जो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया था वो कंडीशन है, वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के बीच से पास हो रहा है। अब इसके अबाउट इस सिस्टम का, जो रॉड का, तीनों रॉड का सिस्टम बनाया है मैंने, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रॉड मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, ठीक है। तो अब आई हमें फाइंड करना है, हमें क्या करना है, इस सिस्टम का, हमको आई सिस्टम की, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यही तो फाइंड करना है। तो ये कोई हार्ड नहीं है, आसान है, बस ये पता अगर जिसको होगा उसके लिए कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जब स्केलर होता है तो आई, अगर हम सिस्टम की बात करें, आई सिस्टम की बात करें तो वो क्या हो सकता है, जितने भी तीन रॉड है हमारे पास, तीनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको सिंपल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी I1 + I2 + I3, यही हमारा आई सिस्टम हो गया। जब स्केलर है तो सिंपल ऐड कर दो यार, इसमें कौन से झंझट है ना। तो ये, तो हम लोग सबसे पहले अब I1 फाइंड करेंगे, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, वही तो था। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रॉड रखा है तो हर एक का R कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हर एक छोटा एलिमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही होगा। तो पहले वाले केस में I तो 0 हो गया। I2 देखिए, I2 की अगर हम बात करें तो I2 रॉड के लिए, इस रॉड के लिए अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, इस रॉड के एक एंड से पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रॉड जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। तो जब अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जब इस तरह से कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और इस तरह का रॉड हो जो कि किसी एक एंड से पास हो, ये रॉड इसके परपेंडिकुलर है, तो जो इसका लेंथ L है, तो इस केस में I जो होता है वो ml²/3, अभी पढ़ा था। तो सेम यही चीज़ है, तीनों को, वही तीन क्वेश्चन को हमने कंबाइन कर दिया एक साथ, तो इस केस में ml²/3 हो गया, ठीक है। अब I3 की बात करते हैं। तो I3 जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई इस तरह से रॉड है जिसका मास ml है और जो यहाँ से d डिस्टेंस पे है, तो इस केस में जो I आया था वो md² आया था सिंपल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इस रॉड की अगर हम ध्यान दें तो ये रॉड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, जितना इस रॉड का लेंथ होगा कितना है L, तो यहाँ सिंपल क्या हो गया ml²। अब तीनों का पता चल गया, तो सिंपल I = I1 + I2 + I3 कर देंगे। तो 0 + ml²/3 + ml², इसको सोल्व करेंगे तो I = कितना आ जाएगा, 4 ml²/3। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो यहाँ एक साथ तीनों एग्जाम्पल को भी कंबाइन करके हम लोगों ने देख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों का कितना होगा। आज हम लोग कंटिन्यूस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात किया है कि उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को खास करके याद रखेंगे, ठीक है। और जो भी है कंटिन्यूस मास सिस्टम जैसे ही आ रहा है तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल फॉर्म में जो हम फार्मूला देखे थे I = dm × r², वो माइंड में आना चाहिए। फिर अगर रॉड का कोई स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर किसी एक एंड से पास हो रहा है तो उसके लिए ml²/3 इस तरह से यूज करेंगे, जहाँ पे L जो था वो रॉड के दूसरे एंड का, जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं हो रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, वो होता था ml²/3 में, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिंग का, फिर डिस्क का, उसके बाद सॉलिड स्फीयर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये सब, और रेक्टेंगुलर प्लेट, इस सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसको किस तरह से फाइंड किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे।
और ये सब जितने भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आरबीडी चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज होता ही है, जिसके लिए वहाँ पे अब हम लोग तो इतना डेरिवेशन करने नहीं बैठ जाएंगे, इतना कैलकुलेशन करने, हम लोग को वहाँ याद होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि स्टैंडर्ड फार्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।